हेलो एवरीवन, फिजिक्स वाला ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 12th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को देख रहे हैं। इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग 15 क्वेश्चन को देख चुके हैं। आज हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। इसी चैप्टर से रिलेटेड 15 से 20 क्वेश्चन हम लोग और जो है देख लेते हैं। जो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि ये जो मैं बताने वाला हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है बोर्ड के एग्ज़ाम में आते हैं और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको बढ़िया से ध्यान से आप जो है देखोगे और पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, है ना। चलिए तो बिना बकवास किए हुए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में देख लीजिए स्टूडेंट्स, आपसे जो है क्या पूछ रहे हैं ये। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप लाने पर निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। मतलब एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के नज़दीक लाते हैं तो निकाय मतलब सिस्टम की विद्युत स्थितिज ऊर्जा जो है क्या होगी। विद्युत स्थितिज ऊर्जा जिसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो मान लीजिए कि ये कोई एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है और दोनों को नज़दीक ला रहे हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, रिलेशन है, वो क्या है देख लीजिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बराबर जो है कूलम कांस्टेंट Q1 Q2 बाई R, ये हमारा रिलेशन होता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पे दो चार्ज आपको पता है, पहला इलेक्ट्रॉन है, दूसरा भी आपका इलेक्ट्रॉन ही है और दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के नज़दीक ले जा रहे हैं। मतलब दूरी क्या होगा, घटेगा। और जब दूरी घटेगा तो क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल से हमारा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो देख लीजिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, ये रहा ऑप्शन ए हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, 1 कूलम पर वोल्ट तुल्य है, मतलब इक्विवेलेंट है। ये चारों में से जो है, ठीक है, किसका ये इक्विवेलेंट होगा, बराबर होगा, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देखिए, आपको अच्छी तरह से पता है कि सी जो ये कैपेसिटेंस होता है आपका Q/V, ठीक है। अब यहाँ पे ज़रा देखो तो कैपेसिटेंस को हम लोग किस में मापते हैं, फेरेड में, चार्ज को कूलम में और वोल्टेज को, पोटेंशियल को वोल्ट में, ये रहा, ठीक है। इस V को आप ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, CV⁻⁻1, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर CV⁻⁻1 जो है वो फेराड के इक्वल है, ठीक है। अगर इसको हम जो है 1 ले रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएगा 1। इस हिसाब से हमारा जो होगा ऑप्शन सी आंसर। रिलेशन आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। संधारित्र की धारिता जिसको कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर बोलते हैं हम लोग। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपसे जो है क्या पूछ रहे हैं, एक गोलाकार चालक की विद्युतीय धारिता 1 पिको फेरड है, इसकी त्रिज्या क्या होगी। देखिए एक स्फेरिकल कंडक्टर है, उसका कैपेसिटी मतलब ये देखिए, ये आपका सी जो है वो दिया हुआ है, ठीक है, ये सी आपका दिया हुआ है और आर आपको निकालना है। ये कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है, जिसका त्रिज्या जो है वो आर है, ठीक है। सी दिया हुआ है 1 पिको फेरड, इसकी वैल्यू दी गई है, त्रिज्या हमको निकालना है। तो देख लीजिए इसके लिए क्या है हमारे पास रिलेशन, सी दिस इज इक्वल टू 4πε0 इंटू आर, ठीक है, यही रिलेशन है हमारे पास। आर देखो हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, आर को रहने दो, ये 4πε0 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू सी हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू आर। अब यहाँ पर देखिए 1/4πε0, ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, ये होती है 9 × 10⁹ सी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1 पिको फेरड। पिको फेरड को फेरड में आप बदलोगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻12, ठीक है। और ये जो निकल के आएगा, ये क्या निकल के आएगा, ये आ रहा है हमारा आर, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व कीजिए, जैसे इसको सॉल्व करोगे तो 9 × 10⁻, ठीक है, -12 से 9 जाएगा तो ये हो जाएगा -3। ये क्या आ रहा है आपका रेडियस, ये किस में होगा, मीटर में, तो मैं मीटर यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो तो कौन सा ऑप्शन जो है सही हो रहा है, ये देखिए ऑप्शन ए ये हमारा सही है, 9 × 10⁻³ देखो मैच भी कर रहा है ये, है ना। चलो आगे हम लोग देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 19 को आइए देखते हैं। यदि एक इकाई धनात्मक आवेश को हवा में रखा जाए तो इकाई आवेश से निकलने वाला कुल फ्लक्स क्या होगा। देख लो, फ्लक्स के लिए आपके पास रिलेशन है। फ्लक्स के लिए क्या फॉर्मूला आप जानते हैं, टोटल चार्ज, ठीक है, कुल आवेश बटा एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। अब यहाँ पर देखिए, आवेश जो है ये बोल रहे हैं इकाई धनात्मक आवेश, मतलब चार्ज जो है आपका वो क्या है, ठीक है, इकाई मतलब एक, ये धनात्मक आवेश है, +1 कर दीजिए। तो यहाँ पर क्यू के जगह पर आप रखोगे, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट टू द पावर -1। देख लीजिए कौन सा सही है ऑप्शन में, तो ये रहा ऑप्शन बी जो कि करेक्ट है। चलिए इसमें देख लीजिए, तो 2 प्लेट है, ठीक है, जो कि कंडक्टर का है। ये दोनों प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो a है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है। दोनों के बीच की दूरी क्या है, d है, ये रहा। और दोनों एक दूसरे के जो है पैरेलल रखा गया है, समांतर रखा गया है। दोनों के ऊपर चार्ज है, इस प्लेट के ऊपर चार्ज अगर +q है तो इसके ऊपर जो चार्ज है वो -q है। प्लेटों के बीच के स्थान में विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ठीक है, ये प्लस से माइनस आपको पता है कि यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्रिएट होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए, आपको अच्छी तरह से पता है कि 2 प्लेट के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और सिग्मा के जगह पर हम लिख सकते हैं चार्ज आवेश बाय एरिया, क्षेत्रफल। बगल में एप्सिलॉन नॉट है, इसको आप लगा दीजिए, ठीक है। ये क्यू बाई ए कहाँ से लिखे हैं, तो ये देख लो, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है जिसको पृष्ठ आवेश घनत्व बोलते हैं। ये होता है सिग्मा, ये होता है आपका सिग्मा। सिग्मा बराबर जो है क्या होता है, ठीक है, आवेश बाय एरिया, ठीक है। चूंकि ये सिग्मा बराबर आवेश बाय एरिया होता है तो इसको हमने यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। अब देख लो इसमें से कौन सही है, क्यू बाई, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए। देखो इसे मैच कर रहा है तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा। देख रहे हैं स्टूडेंट्स, मतलब केवल और केवल ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए आपको फॉर्मूला की ही आवश्यकता होती है ना। आप फॉर्मूला याद रखें, ठीक है, थ्योरी का प्रॉपर्टीज याद रखें, आपसे ऑब्जेक्टिव बनेगा, जरूर बनेगा। देख लीजिए इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं, एक विद्युत द्विध्रुव को असमान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो यह अनुभव करेगा। मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या क्या एक्सपीरियंस करेगा। तो मैं आपको बतला दूँ इसमें कि इसका सही आंसर जो होगा वो ये बल और बल आघूर्ण। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रखेंगे तो केवल और केवल इस पर बल आघूर्ण जो है ये एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। टोटल जो फोर्स होता है कुल बल वो 0 हो जाता है, 0 हो जाता है, केवल टॉर्क लगता है। कब, जब हमारा विद्युत क्षेत्र यूनिफॉर्म होगा, तब एक समान होगा तो केवल बल आघूर्ण। अब अगर हमारा विद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म होगा तो उस पर दोनों लगेगा, बल भी लगेगा और साथ ही साथ बल आघूर्ण भी लगेगा, ठीक है। इसको याद रखेंगे आप। 22 में देखिए, तो पराविद्युत मतलब डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, ये क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस होता है। ये क्या होता है, अचालक पदार्थ, बी, इसका सही ऑप्शन बी है। देखिए, यदि किसी विद्युत आवेश q से दूरी d पर विभव v है तो दूरी 2d पर विभव क्या होगा, ठीक है। देखिए, मान लीजिए कि कोई आपका ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज q, पॉइंट चार्ज से r दूरी पर बिंदु p है। तो आपको अच्छी तरह से पता है किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण p बिंदु पर जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, v इज इक्वल टू कूलम कॉन्स्टेंट k q डिवाइडेड बाई r, ये होता है, ठीक है। और यहाँ पर r जो है वो क्या है, d है, दूरी क्या है, d है, तो यहाँ पर आप d कर दीजिए, ये दूरी आपका d है, इसको d लिखिए। अब देखिए ये क्या बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है इसको आपको कर देना है डबल, मतलब यहाँ से ये डिस्टेंस हो जाएगा 2d, ठीक है। चार्ज हमारा वही है। तो अब बताइए कि अब जो है p पॉइंट पर क्या होगा पोटेंशियल। तो अब पोटेंशियल हमारा चेंज हो जाएगा, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं v डैश।
देखो के जो है वो कूलम कांस्टेंट है, ये तो चेंज होगा नहीं। चार्ज जो पॉइंट चार्ज है यहाँ पर बिंदु आवेश, वो भी चेंज नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि डिस्टेंस जो है पहले डी था, अब हो चुका है ये 2d। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो कि के क्यू बाई डी, ठीक है ना, इतना जो वैल्यू है वो दिया हुआ है, ये देखिए के क्यू बाई डी, ये दिया हुआ है क्या है, भी है। तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, भी, और नीचे में है 2, देख रहे ना, तो ये क्या हो जाएगा v/2। देख लो ऑप्शन में कौन सा है, v/2। दिस इज योर करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, आप जो है देख पा रहे हैं कि मैं पढ़ के केवल टिक नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई ऑप्शन सही है तो क्यों सही है, विथ रीज़न मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बढ़िया से। इसीलिए आप बढ़िया से समझते जाएंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। आप समझा हुआ रहेगा तो आप कर पाएंगे, रट नहीं सकते हैं। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में सबसे टफ जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है ना, ये मैं बार बार स्टूडेंट्स को बोलता हूँ। इसीलिए आप फॉर्मूला याद करें और बढ़िया से समझें। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इस प्रश्न में क्या बोल रहे हैं, संधारित्र संग्रहित करता है, मतलब कैपेसिटर हमारा स्टोर करता है, क्या स्टोर करता है, तो ये चार्ज, ठीक है, मतलब आवेश और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो ये होगा दोनों। ठीक है, ये क्या करता है, दोनों स्टोर करता है। कैपेसिटर का काम ही है चार्ज को स्टोर करना, ठीक है ना, एनर्जी को स्टोर करना। इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं, ये संधारित्र की धारिता निर्भर करती है, ठीक है। ये जो कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड नहीं करता है, याद रहे, नहीं है। जब इस तरह का प्रश्न रहे तो सबसे पहले आप लगा दो यहाँ पर, ठीक है ना तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। याद रहे, नोट लगा दो, आपसे क्या पूछ रहे हैं ये, ठीक है, कि किस पे डिपेंड नहीं करता है। एरिया ऑफ प्लेट, प्लेट के क्षेत्रफल पर करता है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इस पर भी करता है। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, इस पर भी करता है। अब आप बोलेंगे कैसे सर, तो देख लो। देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हमारे पास रिलेशन है, इसको आप याद रखोगे, है ना। ये रिलेशन होता है C, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट K, और ये है आपका एरिया A डिवाइडेड बाय D। देख लीजिए, ये जो हमारा, ठीक है, कैपेसिटेंस है, ये डिपेंड कर रहा है किस पे, किस पे, जरा देखो ध्यान से। एरिया पे डिपेंड कर रहा है, अगर एरिया को हम बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है ना, ठीक है, इसका कैपेसिटी भी बढ़ेगा। अब यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक देख लो, डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, मतलब परावैद्युत स्थिरांक, इस पर भी डिपेंड करेगा ये, और दूरी पर भी डिपेंड करेगा। दोनों प्लेट के बीच की दूरी को अगर आप घटा देंगे तो आपका कैपेसिटी इसका बढ़ जाएगा, ठीक है, कैपेसिटर का। तो किस पे डिपेंड कर रहा है ये फॉर्मूला बताएगा, अपने से कुछ आपको नहीं सोचना है। फॉर्मूला में जाइए, फॉर्मूला ही आपको सब कुछ बताएगा किस पे ये डिपेंड कर रहा है, देख लो। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में अगर ध्यान से आप देखोगे तो इसमें क्या है आपका, ठीक है, एरिया है, एरिया पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युत स्थिरांक, देख लीजिए के है यहाँ पर, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसको के बोलते हैं हम लोग, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, जिसको डी बोलते हैं, इस पर भी डिपेंड कर रहा है। तो किस पे नहीं करता है, मैं बता रहा हूँ बार बार कि नहीं वाला को आप पहले यहाँ पर अंडरलाइन कर दोगे। तो चार्ज ऑन प्लेट, इस पर डिपेंड नहीं करेगा ये, ठीक है, क्योंकि इस फॉर्मूला में चार्ज तो है नहीं, ठीक है, जो है उस पर डिपेंड कर रहा है, जो नहीं उस पर नहीं करेगा ये। बिंदु आवेश के लिए गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, देखिए गॉसियन सरफेस जो है पॉइंट चार्ज के लिए, अगर ये आपका पॉइंट चार्ज है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपने सभी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को ये जनरेट करेगा, है ना। और ये जो होता है गॉसियन सरफेस, ठीक है, ये क्या होता है, एक काल्पनिक होता है, एक इमेजिनरी सरफेस होता है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, आपको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है ना। तो ध्यान से अगर आप जो है देखेंगे तो ये आपका पॉइंट चार्ज, ठीक है, पॉइंट चार्ज के लिए जो गॉसियन सरफेस होगा वो क्या होगा, एक गोला होगा, स्फीयर होगा। अगर पॉइंट चार्ज ना होकर अगर लाइन चार्ज होता तब, मतलब एक लाइन में अगर हमारा चार्ज होता एक लाइन में, तो फिर हमारा जो गॉसियन सरफेस होता वो कैसा होता, एक सिलेंडर होता। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अगर लाइन चार्ज होता है तो इसका गॉसियन सरफेस क्या होगा, तो फिर वो सिलेंडर आपका सही होता है। इसको याद रखेंगे, ये ना पूछ के आपसे ये भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप याद रखेंगे इसको, है ना। निर्वात के लिए परावैद्युत स्थिरांक, देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है वैक्यूम के लिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको हम लोग के बोलते हैं, ठीक है, ये वैक्यूम के लिए 1 होता है, ठीक है। हो सकता है आपसे पूछ दे ये पानी के लिए, तो पानी के लिए याद रखना, ठीक है, ये 80 होता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। तो इसका सही ऑप्शन कौन होगा, 1 के बराबर,
चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ये रहा, देखिए देखिए विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को किस में जोड़ते हैं, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है और वोल्ट मीटर को जो हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है, ये रहा आपका वोल्ट मीटर, इसको हम लोग जोड़ेंगे किस में, पैरेलल में, समांतर क्रम में। अब बोलेगा अगर कि एमीटर को जोड़ना है तब, तो एमीटर को हम लोग जोड़ेंगे सीरीज में, एमीटर को सीरीज में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को पैरेलल में। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, समांतर क्रम में, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में और एमीटर को सीरीज में जोड़ते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, किसी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन बिना किसी बाह्य क्षेत्र के किस प्रकार गति करते हैं। मतलब किसी एमीटर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, उनका जो मोशन होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, जिग जैग मोशन करते हैं, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल में, ठीक है, वो जाएंगे और ये जो है एटम से टकराएंगे, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, फिर यहाँ वाला एटम से ये टकराएगा, फिर ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ जाएगा। तो इसका जो मोशन होगा वो कैसा होगा, जिग जैग होगा। कब तक, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा हो, ठीक है ना। तो इस मोशन को बोलेंगे हम लोग रैंडम मोशन। मतलब आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसके लिए देखिए, एक बिंदु आवेश के कारण दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखिए पॉइंट चार्ज के कारण जो है, मान लीजिए कि यह आपका जो है पॉइंट चार्ज है, तो ये क्या करेगा, सभी दिशाओं में, सभी डायरेक्शन में ये क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र को निकालेगा। मगर ये विद्युत क्षेत्र एक दूसरे को नहीं काटेगा, एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करता है, और यही ऑप्शन आपका सही है। इस तरह का प्रॉब्लम देखो आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, इस टाइप का क्वेश्चन आप जो है इसका आंसर याद रखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे को नहीं काटेगी। अगर काटती है तो उस पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड, दो विद्युत क्षेत्र होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसको याद रखें आप। और वैसे भी पॉइंट चार्ज से निकलने वाला जो फील्ड है वो जैसे आगे बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये सेपरेट होगा, ये क्या होगा, ये दूर जाएगा। तो एक दूसरे को जो है ये काटने का मौका मिलेगा, जैसे आगे जाएगा ये क्या हो जाएगा, इसका सेपरेशन बढ़ता चला जाएगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे को नहीं काटेंगे। आइए स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है। इसमें ये पूछ रहे हैं कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। सबसे पहले तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, जिसको आवेश के पृष्ठ घनत्व बोल रहे हैं, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। चाहे मात्रक पूछे या विमा पूछे, डायमेंशन पूछे, इसके लिए जो है आपके पास फॉर्मूला पता होना चाहिए। सूत्र याद है तो आपसे हो जाएगा, नहीं तो फिर आप कितना याद रखोगे। अगर कुछ याद रखना है तो फॉर्मूला याद कीजिए। फॉर्मूला याद करेंगे तो इससे रिलेटेड बहुत सारा प्रश्न बनता है, बहुत प्रश्न बनते हैं। आइए देखिए, तो क्या होता है आवेश के पृष्ठ घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लोग, ठीक है, सिग्मा बोलते हैं, और ये होता है आवेश बाय एरिया, ये होता है। तो आवेश का होता है कूलम, ठीक है, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, ये होता है। इस मीटर स्क्वायर को आप ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कूलम, ये पर मीटर स्क्वायर, m⁻²। अब देखिए मैच करा लो, ठीक है, किस ऑप्शन से ये मैच कर रहा है, ये रहा, ये सही आंसर है आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, बातें समझ में आ रही है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। कूलम्ब बल जो है ये क्या है, ये आपका विद्युत बल मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स है, या केंद्रीय बल सेंट्रल फोर्स है, या फिर ये दोनों है। तो मैं आपको बतला दूं कि ये आपका दोनों है, ठीक है। सेंटर टू सेंटर लगने वाला जो है ये बल है, और ये क्या होता है, मान लीजिए कि यह आपका कोई चार्ज है, ठीक है, प्लस में, और ये है आपका माइनस चार्ज है, ये रहा। तो क्या होगा, ये दोनों के दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना, और ये अट्रैक्ट करेंगे अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है ना। दोनों को लाइन जो ज्वाइन कर रहा है, ये देख लीजिए सेंटर टू सेंटर, ये क्या करेगा, ये दोनों चूंकि अपोजिट नेचर का है चार्ज, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएगा, ठीक है, सेंटर टू सेंटर फोर्स लगाएगा, इसलिए इसको बोलेंगे सेंटर फोर्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है। और ये है आपका इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा वो होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। जब किसी वस्तु का आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, देखो द्रव्यमान का क्या होगा, मास का क्या होगा, जब किसी भी बॉडी को चार्ज करते हैं। देखो इसको कुछ इस तरह से आप समझ सकते हो कि मान लो कि कोई दो बॉडी है, ठीक है ना, और दोनों को रगड़ने के बाद जो है दोनों आवेशित हो जाता है। ये हो जाता है आपका प्लस और ये हो जाता है आपका माइनस, ठीक है। यह है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और यह है नेगेटिवली चार्ज बॉडी। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास आया है तो इसका मास बढ़ गया,
इसका मास क्या हो गया, इसका द्रव्यमान बढ़ गया और इसका द्रव्यमान जो है वो घट गया। ठीक है, तो बॉडी अगर चार्ज है तो समझ जाना कि अगर नेगेटिवली चार्ज है मतलब उसका मास बढ़ चुका है, पॉजिटिवली चार्ज है मतलब इसका मास कम हो चुका है। तो इसका सही आंसर है, ठीक है, बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है, वो डिपेंड करता है कि जो है, ठीक है, बॉडी किस बॉडी की बात हो रही है ना। केवल इन्होंने यहाँ पर बोला है चार्ज, ठीक है, जब बॉडी को चार्ज करते हैं, चार्ज तो दोनों हो गया, ये भी चार्ज हो गया, ये भी चार्ज हो गया, ठीक है ना। तो इसका मास यहाँ पर क्या हो रहा है, इस केस में मास आपका घट रहा है और इस केस में मास आपका बढ़ रहा है, तो इसका सही आंसर होगा बढ़ या घट सकता है। ये रहा ऑप्शन डी। चलिए देखिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे थे कि सर इसी टाइप का एमसीक्यू क्वेश्चन और बनाइए, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपका कमेंट पढ़ के बहुत खुशी होती है कि आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं, ठीक है ना, ये बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपको जो है वीडियो अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो आप सब्सक्राइब करें और दूसरे भी आपका जो भी फ्रेंड है, ठीक है, उसको आप वीडियो को शेयर करें और उसको भी आप बोले देखने के लिए, ठीक है। चलिए इसमें देखिए क्या बोल रहे हैं ये, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ लार्ज डिस्टेंस आर। क्या मतलब है, देखिए यहाँ पर किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर आर दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होगा। देखिए ये है आपका विद्युत द्विध्रुव जो कि बना होता है माइनस और ये प्लस क्यू चार्ज, इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो है आपका 12 क्या है, दोनों चार्ज के बीच की दूरी है। देखिए दोनों चार्ज की वैल्यू जो है, ठीक है, वो समान है, मगर देखिएगा आप, ठीक है, नेचर इसका ये माइनस है तो ये प्लस है। अब बोल रहा है देखिए मध्य बिंदु यही है, ठीक है, तो द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, ठीक है, आर दूरी पर यहाँ पर जो बिंदु पी है, यहाँ पर आपको बताना है कि पोटेंशियल जो होगा, ठीक है, वो पोटेंशियल किसके प्रोपोर्शनल होगा, किसके समानुपाती होगा। तो देखो पोटेंशियल के लिए आपके पास फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये होता है कूलम कांस्टेंट के, ये है द्विध्रुव आघूर्ण P और ये R का स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो पोटेंशियल जो है आपसे पूछ रहे हैं कि इसका ये प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा किसका, R स्क्वायर का। ये साफ साफ जो है दिख रहा है, ठीक है ना। जैसे प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे फिर से KP आ जाएगा। तो भी जो है वो क्या है, समानुपाती है किसका, ऑप्शन में देख लो, ये ऑप्शन सी आपका सही है। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए इसको, आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ठीक है। तो मैं आपको बतला दूं कि कोई आपका होलो स्फेरिकल कंडक्टर है, अंदर से ये खोखला है ना, तो इसके अंदर अगर आप चार्ज देते भी हैं, मान लीजिए कि आप जो है चार्ज को दिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा और रिपल्सन के वजह से ये सब के सब जो है कहाँ पर आ जाएगा, सरफेस पर, ठीक है, मतलब अंदर में कोई भी चार्ज नहीं होगा। जब चार्ज ही आपका अंदर में नहीं होगा तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों होगा, बात को समझिए, ठीक है। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, क्योंकि चार्ज ही नहीं होगा। जो भी चार्ज आप देते हैं वो सब एक दूसरे को रिपेल करता है और कहाँ पहुँच जाता है, सरफेस पर, क्योंकि बाहर में एयर है, ठीक है, और आगे जा नहीं सकता, सरफेस पर आके यहीं पर रहेगा, ये एक जगह पे खड़ा रहेगा, रेस्ट में रहेगा। तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, 0 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। अब तक जितना ही मैंने आपको क्वेश्चन बताया वो सब के सब जो है आपके, ठीक है, अपकमिंग बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको आप बढ़िया से जो है बार बार इसको जो है आप वॉच कीजिए, समझिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर का MCQ लेकर आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।